हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जिस तरह की आपको मालूम है दोस्तों, हमारे 2 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं एडीपीओ क्लास के और आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, उम्मीद है आपने 2 वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और कुछ भी यदि मान लीजिए कुछ कमियां हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, उससे मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए आज हम तीसरा सब्जेक्ट देखेंगे। इसी के साथ हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 3 एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और शेष 25 सब्जेक्ट हमारे पास रहेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले हम सारे 28 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम वीडियो लेंगे। वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आपको कहां पर आप अपने आप को मजबूत बना पा रहे हैं और कहां पर अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। तो जैसा भी होगा हम उस पर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज तीसरा वीडियो कंटिन्यू हम देखेंगे जो है मध्य प्रदेश लोकल लॉ पर दोस्तों, जिसमें इस एक्ट से ये मान लीजिए मिनिमम आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे। मिनिमम 6 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस एक्ट को। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का एक्ट है। इसका क्रमांक 210 है और सन 1979 इसका क्रमांक ईयर है। ठीक है, अब आइए इस एक्ट की हम बात करें तो इस एक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश का है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है उस तरह राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, और जिस तरह केंद्र में संसद होती है इस तरह राज्य में विधानमंडल होती है। तो इस शब्दावली का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ध्यान रखना क्वेश्चन में हो सकता है कि आप यहाँ पर गलती करें। ठीक है, तो इस एक्ट को जो राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति की मिलती वहां पर केंद्र वाले एक्ट में, इस एक्ट में राज्यपाल की अनुमति दोस्तों 17 अप्रैल 1979 को मिली और इसे लागू भी उसी दिन कर दिया गया। दोनों तारीख एक ही है। 17 अप्रैल को लागू भी कर दिया गया और 17 अप्रैल को राज्यपाल की अनुमति भी मिली। ठीक है, तो 17 अप्रैल 1979 की तारीख काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, दोनों ही तारीख राज्यपाल की अनुमति और लागू डेट 17 अप्रैल 1979। ठीक है, अब हम बात करें इस एक्ट को, तो इस एक्ट को दोस्तों भारत गणराज्य के 30वें वर्ष से विधानमंडल द्वारा विधानमंडल द्वारा इस एक्ट को अधिनियमित किया गया। ध्यान रखना, संसद और विधानमंडल दोनों में अंतर किया गया। इसकी मैं दोस्तों बात करूं तो इसमें एक अनुसूची है। इसमें सारी अनुसूची जिसमें सारे प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट से संबंधित। और कुल धाराओं की बात करें तो धारा 11 है। ठीक है, आइए कुल धारा 11 में से धारा 1 हम बात करते हैं, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ। हर एक्ट की तरह ये एक्ट, इस एक्ट की धारा भी नंबर 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ की बात करती है। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 है। ठीक है, और इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। और प्रारंभ कब होगा तो दोस्तों राजपत्र में, मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर इसे जिस दिन चाहे उसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू करेगी। ठीक है, 17 अप्रैल से ये हमारा एक्ट संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है। ठीक है, ये धारा 1 हमारी कंप्लीट हुई। आइए हम बात करते हैं धारा 2 जो कि आईएमपी है, महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अधिनियम का लागू होना, यह अधिनियम किसको लागू होगा, ये एक्ट किसको लागू होगा तो अत्य आवश्यक सेवा से संबंधित, इस सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिका, ऑपरेटिव और अनुसचिवीय व्यक्तियों को लागू होगा। ये 5 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि ये अधिनियम लागू होगा। किसको होगा, वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिका, उपरोक्त सभी, या हो सकता है इन तीनों का नाम दे दिया जाए। चौथा कौन सा दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, यहाँ पर दे दिया जाए कर्मचारी। तो ये किसको लागू नहीं होगा, इसको लागू नहीं होगा, उनको कर्मचारी को। या ये इन पांचों में से 3 के नाम दे दे और डी ऑप्शन पूछ ले उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। ध्यान रखना, ये 5 नाम वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिका, ऑपरेटिव तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों को लागू होगा। ठीक है, अब अत्य आवश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो आइए एक व्यक्ति के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये देखना। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत 4 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जो ठेके पर रखे गए हैं। नंबर 1 जो ठेके पर रखे गए हैं। नंबर 2 जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, जो पूर्णकालिक पूरे टाइम के लिए नहीं है। नंबर 3 जिन्हें आकस्मिक व्यय कंटिजेंसीज में से भुगतान किया जाता है। और नंबर 4 जो कार्य भारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं। ठीक है, ये 4 में से 3 ऑप्शन होंगे, उपरोक्त सभी होगा या एक विपरीत ऑप्शन होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ शायद मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देता। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर कमेंट के माध्यम कमेंट आएंगे शायद हो सकता है तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
तो ये 4 और ये 4, ये 5 नाम और ये 4 नाम आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 6 नंबर के क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान से आप तैयारी करें और ये छोटे छोटे टॉपिक आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 28 सब्जेक्ट हैं, आप इन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। ठीक है, व्यक्ति हो गए और ये लागू हो गया इस पे। आइए धारा 3 की हम बात करते हैं, जो बात करती है परिभाषा की। धारा 3 परिभाषा की बात करती है। धारा 3 क्या बोलता है? अत्यावश्यक सेवा से अभिप्राय क्या है, क्या आशय है? तो अत्यावश्यक सेवा से अभिप्राय अनुसूची में वर्णित की गई सेवाओं से। जो एक अनुसूची है उसमें जो सेवाएं वर्णित की गई है उससे ही यहाँ पर आशय लिया गया है, उससे भी आशय है जो अनुसूची में धाराएं वर्णित की गई है, बताई गई है। ठीक है, धारा 3 खा किसी अति आवश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार करना विपरीत है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया। धारा 5 में बताया गया है प्रतिषेध कार्य मतलब कुछ कार्य की मनाही की गई है और इस कार्य से इनकार कर सकते हैं। इनकार का प्रावधान किस धारा में किया गया है, परिभाषा में किया गया है, तो धारा 3 खा में। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन ही बन सकते हैं। राज्यपाल का अनुमति कब मिली, लागू कब हुआ, ठीक है, गणराज्य कौन से वर्ष, कौन सा क्रमांक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं शायद आपको कराता चल रहा हूँ। धारा 1 कंप्लीट हुई, धारा 2 कंप्लीट हुई, धारा 1 संक्षिप्त नाम, धारा 2 अधिनियम का लागू होना, धारा 3 परिभाषा है। आइए नेक्स्ट धारा 4 देखते हैं। धारा 4 कतिपय अति आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। ठीक है, इस सेवा में आप कार्य कर रहे हैं तो इस समय आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकार किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये धारा 4 बताती है कि आपको शक्ति दी गई है, आप इस शक्ति के आधार पर आप कार्य करने से इनकार कर सकते हैं, अन्यथा आप कार्य करने से इनकार नहीं कर सकते। धारा 5 में बताया गया, हम देखेंगे। ठीक है, धारा 4 इनकार किए जाने व प्रतिषेध करने की शक्ति जब राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए, एक तो राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के लिए समाधान कर लेती है, राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर सकती है, तो राज्य सरकार उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर सकती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आइए बात करते हैं धारा 5 अति आवश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध मनाही की गई है। अब सुनिए, बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज आप इसे नोट डाउन करिए, लिखिए अपनी किताब में या कॉपी में, तो कॉपी में लिख लीजिए आप। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। आप देखिए क्या बोल रही धारा 5 अत्यावश्यक सेवा में कतिपय कुछ क्रियाकलापों का प्रतिषेध मनाही की गई है। धारा 4 की धारा 1 के अधीन किए गए आदेश निर्दिष्ट तारीख से कोई भी व्यक्ति ऐसा सेवा संबंधित, चाहे वो अकेला हो चाहे सम्मिलित रूप में, वो कार्य करने से मना नहीं करेगा। यदि वो मना करता है तो आइए देखते हैं, इसका क्लोज 1 बताता है इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा। पूर्ण या आंशिक रूप से विराम नहीं लेगा। इसका 2 बता दी क्लोज 2, पर सामान्य कार्य समय से परे कार्य करने में उस दशा में इनकार नहीं करेगा, तो कार्य करने में दशा में इनकार नहीं करेगा जबकि सेवा कार्य अत्यावश्यक सेवा संतरण के लिए आवश्यक हो। जब आवश्यक हो तो ऐसे कार्य के लिए वो मना नहीं करेगा। क्लोज 3 किसी संस्थापना, मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति का असवहन नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे विनष्ट नहीं करेगा या ऐसे कार्य के किए जाने का प्रयत्न भी नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा या उसका दुष्कर्म भी नहीं करेगा। ठीक है, क्लोज 3 किसी संस्थापना, मशीनरी, संयंत्र या भवन या कार्यालय का किसी तरह से उसको नुकसान नहीं करेगा, प्रयत्न भी नहीं करेगा, उसका दुष्कर्म भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद 4 छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। छुट्टी के पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से उपस्थित नहीं रहेगा। 5 कलम बंद करने, टेलीफोन बंद करने, औजार बंद करने, चक्का जाम करने, धीमी गति से काम करने जैसी कोई भी क्रियाकलाप या किसी भी अन्य क्रियाकलाप का चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए जिसकी परिणति या कार्य विराम कार्य मंदता में होती है, आश्रय नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी आश्रय या कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उससे। इसके अलावा 6 बताती है ऐसे कार्य या कार्यलोक का आश्रय नहीं लेगा जिसकी परिणति पर सामान्य कामकाज की विच्छिन्नता में होती है।
और 7 किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने, कर्तव्य का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक बार आप डायरेक्ट आपके पास हो तो प्लीज उसमें देख लीजिए, है ना। तो यह बताई गई है। आइए अभी हमने धारा हमारी 5 कंप्लीट हुई। अब हम बता देखो, अब आइए धारा 6 बात करते हैं। धारा 6 वादों या कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जिला न्यायाधीश के द्वारा कौन से वादों, जिला न्यायाधीश का किस धारा में वर्णन किया गया है। तो धारा 6 बताया गया है कि वादों और कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना। ठीक है, धारा 6 हमारी कंप्लीट हुई। आइए धारा 7 बात करते हैं, जो बात करती है पेनल्टी की। जो कोई धारा 5 के उपबंधों में से धारा खंड 3 में बताया था आपको, मशीनरी, संयंत्र, भवन या कार्यालय, अभिलेख या संपत्ति का नुकसान नहीं करेगा ना, कि उपबंधों को छोड़कर 7 उपबंध हैं, 7 उपबंध में उपबंध 3 को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा। 3 को छोड़कर किसी भी जो उपबंध 7 में 6 का उपबंध का उल्लंघन करेगा तो उसे 6 मास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होना पड़ेगा। कम से कम उसे 6 मास की सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय होना पड़ेगा। यदि वो 7 कार्यों में से 3 को छोड़कर 6 कार्य करता है तो उसे 6 माह तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि धारा 5 के उपबंध तो 3 का उल्लंघन करेगा। स्पेशल है क्लोज 7 का क्लोज 2 जो बात करता है, ये बात करता है कि 3 का कोई उल्लंघन करेगा, जो 3 में धारा 5 की क्लोज 3 जो बंद किए गए हैं उसका उल्लंघन करेगा तो उसकी जो सजा है वो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। उसकी सजा जो है वो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा और दोनों से दंडनीय किया जाएगा। 3 को छोड़कर 6 माह और जुर्माना, और 3 का उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष और 5,000 तक का जुर्माना हो सकेगा। ध्यान रखिए, क्लोज 1 और क्लोज 2, क्लोज 1 में 3 को छोड़कर और क्लोज 2 में 3 का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक का सजा, कारावास और जुर्माना 5,000 रुपए तक हो सकेगा। ठीक है, आइए धारा 8 की बात करते हैं। धारा 8 विच्छेद करने हेतु उत्प्रेरित करने का या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या कोई समर्थन देने की शक्ति शासित। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करता है या समर्थन करता है तो उसकी सजा का प्रावधान किया गया है धारा 8 के अंतर्गत। आप इस व्यक्ति के साथ उसका वित्तीय समर्थन या कोई भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, उसका समर्थन नहीं करते, और करते हो पकड़े जाते हो तो आपको उसकी पेनल्टी देनी होगा। ठीक है, धारा 8 बात करती पेनल्टी के बारे में। आइए धारा 9 बात करते हैं हम, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान, प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। अपराध, इस एक्ट के तहत अपराध कैसे होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो ध्यान रखना इस एक्ट के तहत अपराध का संज्ञेय होना। इस अपराध में, इस एक्ट में अपराध को संज्ञेय बताया गया है। आइए धारा 10, अपराधों का विचरण आदि। तो धारा 10 का क्लोज 1 बात करता है, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचरण प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के तहत अपराध का विचरण किस न्यायालय द्वारा, किस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा? द्वितीय श्रेणी, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत इस एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अपराधों का विचरण किया जाएगा। और इसका क्लॉज 2 बताता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी क्रमांक 2 1790 और 1974 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन समस्त विचरणों के लिए अन्वेषण, जांच और विचरण को लागू होंगे। अन्वेषण और विचरण के लिए क्या लागू होंगे? तो सीआरपीसी 1973, ठीक है, यहाँ पर लागू होगी। और धारा 11 बात करती है निरसन, इसे हटा दिया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1978 क्रमांक 6 सन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक्ट मध्य प्रदेश का कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमारे आज 3 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब आगे हम कंटिन्यू हमारे 25 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे। अब अगला एक्ट मेरा होगा मध्य प्रदेश की होगा लोकल लॉ। ठीक है, हम बात करेंगे अगले एक्ट पर, जो हमारा होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। ये अगला एक्ट हमारा होगा। ठीक है, अब जो क्रिया प्रतिक्रिया है आपकी हो प्लीज कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा बताइए। ठीक है, और कुछ कमियां हो तो बताइए, प्लीज दूर करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।